everyone, this is Yogesh Thapliyal from Conceptual Biology. So guys, जैसा कि आपको पता है कि अब एनसीईआरटी का जो सिलेबस है या सीबीएसई ने जो सिलेबस है वो अपना डिक्लेयर कर दिया है। तो जैसा सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें पता है कि 30% सिलेबस कम हुआ है, मींस टोटल सिलेबस के 12th में 5 चैप्टर कम हुए हैं। तो उन 5 चैप्टर्स में से जो चैप्टर हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं जेनेटिक्स, ये चैप्टर अब इस सिलेबस में है और इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है। तो हमने लास्ट वीडियो में ये डिस्कस किया था कि लिंकेज क्या है और किस तरह से लिंकेज क्या करता है, फॉलो करता है जनरेशन टू जनरेशन, मींस पेरेंटल और रिकॉम्बिनेशन जो है, जो कॉम्बिनेशन आते हैं उनके बीच में किस तरह का इफेक्ट लिंकेज के कारण पड़ता है, या फिर जो जीन्स की डिस्टेंस है वो किस तरह से लिंकेज पे इफेक्ट डालती है। ओके, आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि जो लिंकेज है, लिंकेज कितने टाइप्स के होते हैं और किस तरह से हम उनको क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं कि लिंकेज। तो लिंकेज जैसा कि हमने कहा है, लिंकेज आर द फिजिकल एसोसिएशन बिटवीन जीन्स which are closely related or which are present in a same chromosome in a same locus। तो locus सेम रहेगा, सेम क्रोमोसोम रहेगा और उनके जीन्स के बीच में जो फिजिकल एसोसिएशन है दैट इज लिंकेज। तो आज हम डिस्कस करेंगे द काइंड्स ऑफ लिंकेज। तो लिंकेज जो है यहाँ पे 2 काइंड्स के होते हैं। एक को हम यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं एज अ कंप्लीट लिंकेज and second one is incomplete linkage। इंपॉर्टेंट टॉपिक लिंकेज है। तो यहाँ पे जो कंप्लीट लिंकेज है, कंप्लीट नेम से ही पता चल रहा है कि जो लिंकेज की प्रोसेस होगी, मींस जो यहाँ पे पेरेंटल और रिकॉम्बिनेशन का जो रेशियो होगा वो रेशियो एक क्या होगा, प्रॉपर कंडीशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे कंप्लीट लिंकेज तभी आएगा जब जीन्स आर क्लोजली लोकेटेड, मतलब जीन्स क्या होंगे, क्लोजली लोकेटेड होंगे। तो जीन्स का लोकेशन जो होगा वो आसपास होगा, तो उस कंडीशन में हम उसको क्या कहेंगे, यहाँ पे कंप्लीट लिंकेज कहेंगे। एंड व्हाट इज इनकम्प्लीट लिंकेज? अपोजिट टू दैट द जीन्स आर डिस्टेंटली लोकेटेड, मींस दूर दूर क्या होंगे, जीन्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे इसको इसके अपोजिट लिख दूंगा, जीन्स आर डिस्टेंटली लोकेटेड। ओके, फर्स्ट पॉइंट तो क्लियर हो गया। अब जीन्स अगर क्लोजली लोकेटेड होंगे, अब ये कॉन्सेप्ट तो हमारे पास पहले से आना चाहिए क्योंकि हम लिंकेज ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लिंकेज हमने पढ़ लिया है। तो अब हमारे दिमाग में आना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट हमारे पास फिट रहना चाहिए कि जो मतलब अगर जीन्स क्या है, क्लोजली लोकेटेड है, अगर जीन्स क्लोज आते हैं तो देन क्लोज होने के बाद क्या होगा कि आगे क्या कंडीशन आएगी कि जो जीन्स रहेंगे, यहाँ पे जो कंडीशन आएगी कि क्रॉसिंग ओवर पॉसिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं रहेगी क्योंकि जीन्स के बीच में डिस्टेंस नहीं है। तो डिस्टेंस नहीं है तो इस वजह से दूसरी कंडीशन यहाँ पे आएगी, नो क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, तो जब क्लोजली रिलेटेड होगा क्रॉसिंग ओवर की पॉसिबिलिटी उतनी कम होगी। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे जो क्रॉसिंग ओवर है वो दिखेगा नहीं, तो उस कंडीशन में हम उसको कहते हैं कंप्लीट लिंकेज। और इसके अपोजिट अगर जीन्स डिस्टेंटली लोकेटेड होते हैं, अगर दूर दूर हैं, तो ये पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि रिकॉम्बिनेशन, जो कॉम्बिनेशन होंगे, जो रिकॉम्बिनेंट कॉम्बिनेशन होंगे, उनके आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहेगी, मींस क्रॉसिंग ओवर की पॉसिबिलिटी इस केस में क्या होती है, ज्यादा होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्रॉसिंग ओवर यहाँ हो रहा है, यहाँ क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रहा है। तो जहां क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा, जीन्स क्लोजली लोकेटेड होंगे, वहां एक और सिचुएशन चलेगी। अब सिचुएशन आती है ट्रांसमिशन से रिलेटेड। तो जो ट्रांसमिशन होगा वो ट्रांसमिशन किस तरह से होगा कि ये क्या करता है कि ट्रांसफर करता है जो भी कैरेक्टर्स होंगे, जो भी मतलब लिंकेज है, जो जीन्स है, जीन्स सेम गैमेट्स में ट्रांसमिट होते हैं। तो ट्रांसमिशन जो होता है ये होता है सेम गैमेट्स के लिए, जबकि इनकम्प्लीट में जीन्स डिस्टेंटली लोकेटेड है, क्रॉसिंग ओवर पॉसिबिलिटी बढ़ गई है। तो इस वजह से जो यहाँ पे गैमेट्स हैं, गैमेट्स जो यहाँ पे क्या होंगे, डिफरेंट गैमेट्स, डिफरेंट टाइप के जीन्स यहाँ पे क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। मतलब जो जीन्स होंगे वो अलग अलग गैमेट पे क्या हो जाते हैं, चले जाते हैं।
ये क्लियर पॉइंट है हमारे पास कि अगर कंप्लीट लिंकेज होना है तो ये कंडीशन होगी कि जीन्स क्लोजली लोकेटेड होंगे, और इसका रिजल्ट हमारे पास ये रहता है कि क्लोजली लोकेटेड होंगे तो क्रॉसिंग ओवर कम होगा, क्रॉसिंग ओवर कम होगा, रिकॉम्बिनेशन कम आता है, तो देन उस केस में क्या होगा कि जो गैमेट्स जाएंगे, जो मतलब जीन्स जाएंगे वो सेम गैमेट्स की तरफ ट्रांसमिट होंगे, ठीक है। जबकि दूसरी कंडीशन में अगर हम देखते हैं कि डिस्टेंटली लोकेटेड होंगे तो क्रॉसिंग ओवर पॉसिबिलिटी बढ़ेगी, क्रॉसिंग ओवर पॉसिबिलिटी बढ़ेगी, देन जो जीन्स है वो डिफरेंट गैमेट्स में मूव करते हैं। तो ये हमारे पास दो इनकम्प्लीट और कंप्लीट लिंकेज के कॉन्सेप्ट है। अब इन कॉन्सेप्ट को हम अंडरस्टैंड करते हैं सिंपल से पैटर्न के थ्रू या एक एग्जांपल के थ्रू। हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको क्लियर करते हैं। तो एग्जांपल किस तरह का, मैं एग्जांपल के फॉर्म में ले रहा हूँ। अगर मैं क्या करता हूँ, कॉम्बिनेशन लेता हूँ डबल डोमिनेंट, मतलब दोनों डोमिनेंट रहेंगे, दोनों पेरेंट्स, डबल डोमिनेंट फीमेल ड्रोसोफिला। तो ड्रोसोफिला का डिस्कशन हमने किया था, क्योंकि ये यहाँ पे क्या है, मॉर्गन ने इस पे एक्सपेरिमेंट किया है, और एक्सपेरिमेंट के रीजन मैंने बताए थे कि एक तो जीन्स में सिमिलरिटी है, क्योंकि 60% जीन्स जो है वो इसके ह्यूमन बीइंग से सिमिलर रहते हैं। तो इस वजह से भी इसको हम क्या करते हैं, इसमें एक्सपेरिमेंटल के लिए यूज कर सकते हैं जेनेटिक्स के केस में। जेनेटिक्स स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन, जो कि रिलेटेड है डायरेक्टली जीन्स। ओके, देन ड्रोसोफिला, अगर मैं इसको एग्जांपल के फॉर्म में लेता हूं कि टू हमारे पास है जिसमें दोनों डोमिनेंट है, और फीमेल ड्रोसोफिला को मैंने यहाँ पे क्या किया है, यूज किया है। टू कैरेक्टर्स हम यहाँ पे इसमें यूज कर रहे हैं। एक कैरेक्टर मैं ले रहा हूँ आई कलर, जिसका कि हमें पता है कि आई कलर जो होता है रेड इज डोमिनेंट, एंड यहाँ पे पर्पल ले लेंगे, व्हाइट भी हो सकता है। पर्पल यहाँ पे हम क्या लेते हैं, आई कलर, जो कि वेस्टिज, जो कि मतलब क्या होगा, रिसेसिव होगा। दूसरी चीज मैं लेता हूं यहाँ पे विंग साइज या विंग कंडीशन कह सकते हैं। तो विंग कंडीशन में डोमिनेंट लेता हूं मैं नॉर्मल विंग्स को, जो कि वाइड हो सकता है, रेड वाइड है, नॉर्मल वाइड है। जैसा कि मैंने कल बताया था कि जो मतलब वाइल्ड कंडीशन है, वाइल्ड कंडीशन का मीन्स हुआ कि जो नेचुरली प्रेजेंट होता है। तो नेचुरली जो कंडीशन है वो ये होंगी। म्यूटेंट जो कंडीशन है, म्यूटेंट कंडीशन मतलब दो कंडीशन पहले कल डिस्कस की थी। तो म्यूटेंट कंडीशन एक तो आगे पर्पल, और विंग साइज के केस में हम लिख सकते हैं इसको वेस्टिजियल, मतलब एक रिमेन्स के फॉर्म में देख सकते हैं। ओके, देन आई कलर के लिए, रेड कलर के लिए मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूं आर से, क्लियर। इसके अलावा मैं अगर नॉर्मल जो मतलब विंग्स है उनको कैपिटल डब्ल्यू से शो कर रहा हूं, क्योंकि ये दोनों डोमिनेंसी को शो कर रहे हैं, और इसके अपोजिट में नॉर्मल को आर से, और जो मतलब वेस्टी सॉरी, तो ये रहेगा, ये स्मॉल आर से हम इस कलर को दिखाएंगे, रिसेसिव है। ये वाला आ जाएगा डब्ल्यू, और ये वाला आ जाएगा हमारा स्मॉल डब्ल्यू, क्योंकि ये दोनों डोमिनेंट और रिसेसिव को शो कर रहे हैं। जो कैपिटल है वो डोमिनेंट है, जो स्मॉल होगा वो रिसेसिव होगा। तो आगे हम देखते हैं कि मतलब कैसे ये डबल डोमिनेंट जो हम ड्रोसोफिला को ले रहे हैं ये कैसे फंक्शन करते हैं। सपोज अब मैंने कहा दोनों के दोनों फीमेल है, मतलब दोनों में एक्स क्रोमोसोम है, दोनों जो क्रोमोसोम्स रहेंगे वो सेम रहेंगे। तो ये आएगा, एक ले लिया मैंने आर डब्ल्यू, सॉरी इसको मैं कैपिटल कर देता हूँ, तो ये हो गया और ये हो गया। ये ले लिया मैंने पहला कैरेक्टर, पेरेंट्स के पहले कैरेक्टर मींस रेड एंड नॉर्मल, वाइल्ड है, इसको क्रॉस कराता हूं मैं नॉर्म पर्पल और वेस्टिजियल के साथ। तो पर्पल क्या है, इसको मैंने स्मॉल आर लिख दिया, स्मॉल आर और स्मॉल डब्ल्यू, स्मॉल आर और स्मॉल डब्ल्यू, क्लियर। दोनों पेरेंट्स क्लियर हो गए, दीज आर डोमिनेंट और दीज आर रिसेसिव। दोनों पेरेंट्स आ गए, दोनों पेरेंट्स के गैमेट्स बनते हैं। तो गैमेट्स बनने के बाद क्या आती है, F1 जनरेशन आती है। देन F1 जनरेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ पेरेंट्स। तो ये हो गया RW, ये हो गया RW। दिस इज द F1 जनरेशन दैट रिप्रेजेंट्स द डोमिनेंट कैरेक्टर्स। तो डोमिनेंट कैरेक्टर जब ये रिप्रेजेंट करेगा तो इसका मतलब यहाँ पे डोमिनेंसी F1 जनरेशन में रेड और नॉर्मल आएगी। भले ही ये हाइब्रिड होंगे वो एक अलग बात है, लेकिन ये क्या होगा, F1 जनरेशन में डोमिनेंसी को रिप्रेजेंट करेगा। नाउ इससे पहले हम क्या करते थे, सैंपलिंग कराते थे। जब हम कॉम्बिनेशन बनाते थे, कॉम्बिनेशन के बाद सैंपलिंग होती थी। अब हम यहाँ पे सैंपलिंग करा के इसको चेंज करते हैं, टेस्ट क्रॉस में कन्वर्ट करते हैं कि कैसे टेस्ट क्रॉस होगा। तो टेस्ट क्रॉस यहाँ पे अगर मैं करवाता हूँ तो टेस्ट क्रॉस के केस में क्या होगा कि मैंने बताया था कि टेस्ट क्रॉस मींस हुआ
कि रिसेसिव वन F1 जनरेशन एंड द रिसेसिव वन टेकन इन ए क्रॉस, उनको हम दोनों को क्या करते हैं एक क्रॉस में लेते हैं। तो क्रॉस में जब लेंगे हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये आ गए हमारे पास कैरेक्टर। तो जब ये कैरेक्टर्स आ गए तो इनमें हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली इसका पुनेट स्क्वायर बना सकते हैं, F2 जनरेशन यहाँ पे मैं ला सकता हूँ। दोनों ही फीमेल है, मेल का कोई कंडीशन नहीं है, बट कैरेक्टर्स हमारे पास 4 हैं, 4 गैमेट्स बनेंगे। एक को मैं कैपिटल वाला ले लेता हूँ, ये वाला पोर्शन जो F1 वाला है, एक साइड में ले लेता हूँ जो क्या हुआ ये कैरेक्टर है, ये आएगा, ठीक है, ये रिसेसिव वन। तो यहाँ पे ये रहेगा कि अब मैं यहाँ पे दूसरा ले लेता हूँ, ये आ गया R और स्मॉल w का यहाँ पे रहेगा, और ये R और स्मॉल w रहेगा। इन दोनों का जब मैं कॉम्बिनेशन बनाऊंगा, देन कॉम्बिनेशन आ रहा है कैपिटल कैपिटल स्मॉल स्मॉल, ठीक है, ये आ जाएगा तुम्हारा स्मॉल 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 चारों। इसके बाद आएगा कैपिटल कैपिटल एंड देन स्मॉल स्मॉल, और ये आ जाएगा तुम्हारा स्मॉल 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 स्मॉल। ये बने हमारे पास कॉम्बिनेशन। तो इन कॉम्बिनेशन में क्या होगा कि ये दिख रहा है डोमिनेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये दिख रहा है डोमिनेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, मींस रेड नॉर्मल दोनों हाइब्रिड, ठीक है, वो अलग बात है, लेकिन F1 जनरेशन के दोनों यहाँ दिख रहे हैं। और दूसरा जो हमने लिया था टेस्ट क्रॉस यहाँ से रिसेसिव वन, तो रिसेसिव वन यहाँ पे क्या हो रहा है, ये रिप्रेजेंट हो रहा है, इसको मैं इस तरह से देख सकता हूँ कि RW हमने एक कैरेक्टर लिया है, RW एक कैरेक्टर लिया है, यहाँ से भी RW एक कैरेक्टर हो जाएगा और RW एक कैरेक्टर हो जाएगा। तो ये कैरेक्टर्स हमारे पास यहाँ पे कॉम्बिनेशन आ रहे हैं, मतलब दो जो हैं ये तो रेड नॉर्मल आ गए, और दो जो हैं ये क्या आ गए हमारे पर्पल और वेस्टिजियल आ गए। तो दोनों कंडीशन हमारे पास क्या है यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो ये दोनों कंडीशन जो हमारे पास दिखेंगी, इन कंडीशन को जब हम F1 जनरेशन में देखेंगे या F2 जनरेशन सॉरी, तो F2 जनरेशन में ये आएगा 2:2 आ रहा है, या फिर इसको मैं ऐसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ 1:1। ये आया जो हमारा कंप्लीट लिंकेज है, कंप्लीट लिंकेज में F2 जनरेशन का रेशियो 1:1। तो ये हमारा लिंकेज की पूरी प्रोसेस रहेगी। ओके, नाउ दूसरी तरफ चलते हैं, इनकम्प्लीट लिंकेज को भी यहाँ पे समझ लें कि इनकम्प्लीट लिंकेज कैसे मतलब यहाँ पे अपने आप को एक्सप्रेस करता है, या फिर क्या डिफरेंस इन दोनों में आता है। तो यहाँ पे मैं इनकम्प्लीट लिंकेज के लिए जो कैरेक्टर ले रहा हूँ, वो कैरेक्टर में मैं एक डोमिनेंट और एक क्या कर रहा हूँ रिसेसिव कैरेक्टर ले रहा हूँ। तो इनकम्प्लीट के केस में इनकम्प्लीट के केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से कैरेक्टर लेंगे। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि डबल डोमिनेंट एक स्वीट पी का, तो जहां पे क्या होगा डबल डोमिनेंट स्वीट पी, जिसको हमने लेथाइरस ऑल्टरनेटस देखा था, इसका हमने पहले भी मतलब एक क्रॉस देखा हुआ है। तो यहाँ पे मैं इसको इनकम्प्लीट लिंकेज इस एग्जांपल से यहाँ पे डिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इस एग्जांपल से मैंने सपोज यहाँ पे क्या लिए, दो कैरेक्टर लिए, कैरेक्टर मैंने डबल डोमिनेंट स्वीट पी लिया है और इसके साथ ही डबल रिसेसिव लिया है। दो कैरेक्टर है मेरे पे इसी प्लांट के सेम, एक डबल डोमिनेंट और एक डबल रिसेसिव को मैं क्या करा रहा हूँ आपस में क्रॉस करा रहा हूँ। सपोज मैंने कैरेक्टर यहाँ पे लिए हैं कि मैं क्या करता हूँ ब्लू कलर, ठीक है, एक तो मैंने क्या कर दिया कि जो मतलब इनका फ्लावर कलर है, फ्लावर कलर को अगर मैं लेता हूँ तो फ्लावर कलर यहाँ पे मैं दो तरीके से दो कैरेक्टर इसके लेता हूँ कि फ्लावर कलर एक ब्लू हो, ठीक है, और दूसरा फ्लावर कलर जिसको मैं यहाँ पे ले रहा हूँ वो होगा रेड। एक कैरेक्टर तो ये हो गया हमारे पास और ये हो गए ट्रेट्स। नेक्स्ट जो आ रहा है हमारे पास, नेक्स्ट क्या होगा कि इसमें पॉलन ग्रेन्स, तो पॉलन ग्रेन्स जो होंगे, पॉलन ग्रेन्स लॉन्ग हो सकते हैं और पॉलन ग्रेन्स राउंड हो सकते हैं। तो दो चीजें हमने यहाँ पे ले ली है, ठीक है। तो पॉलन ग्रेन्स ब्लू के लिए मैं यहाँ पे बी करता हूँ, ठीक है, और रेड के लिए मैं यहाँ पे स्मॉल करता हूँ, इसको रिसेसिव दिखा देता हूँ। इसके बाद लॉन्ग पॉलन ग्रेन्स के लिए मैं एल करता हूँ और राउंड पॉलन ग्रेन्स को मैं स्मॉल एल से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो क्रॉसिंग में अब यहाँ पे हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाएगा, क्योंकि हमने देख लिया है कैरेक्टर हमारे पास क्या है, किस तरह से हम कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पहले ही मैंने बता दिया डबल डोमिनेंट डबल रिसेसिव, मतलब पेयर जो बनेगा वो दोनों डोमिनेंट का बनेगा। तो दोनों डोमिनेंट कौन से हैं, ये इनका पेयर हो गया और ये इसके साथ डोमिनेंसी दूसरा वाला ब्लू एंड लॉन्ग, एंड देन स्मॉल स्मॉल क्योंकि डबल रिसेसिव, तो देन
रेड एंड राउंड। ये रेड और राउंड हो गया, ये ब्लू एंड लॉन्ग हो गया। अब इनकी F1 जनरेशन, तो F1 जनरेशन में थोड़ा सा कॉम्बिनेशन यहाँ पे बनेगा, तो ये आएगा, ये आए हैं ब्लू, क्योंकि डोमिनेंसी रिप्रेजेंट कर रहा है, ब्लू हो गया और लॉन्ग हो गया। दिस इज द F1 जनरेशन। दिस इज द F1 जनरेशन। F1 जनरेशन हमारे पास आ गई, जिसमें ये क्या करता है, पूरी तरह से डोमिनेंसी यहाँ पे शो कर रहा है, बट दिस इज हेटेरोजाइगस। ऊपर हमने होमोजाइगस लिए थे, यहाँ ये क्या होता है, हेटेरोजाइगस कंडीशन में आ गया। फिर से मैं क्या करता हूँ, जैसा इसमें भी हमने क्या कराया था, टेस्ट क्रॉस करवाया था, इसमें भी मैं टेस्ट क्रॉस यहाँ पे अप्लाई करता हूँ। तो टेस्ट क्रॉस अप्लाई करने में केस में जैसा हमें पता है कि रिसेसिव वन, जो पेरेंट्स ऑफ रिसेसिव पेरेंट्स को हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेंगे। तो रिसेसिव पेरेंट्स को जब हम यहाँ पे लेंगे तो बात वही है, गैमेट्स बनेंगे। तो गैमेट्स कैसे बनेंगे, इसका गैमेट तो एक सिंगल बनेगा, हम Bl ले लेते हैं, एक गैमेट हो गया, क्योंकि ये तो रिसेसिव वन है। यहाँ पे मतलब होमोजाइगस है। हेटेरोजाइगस के केस में हमारे पास चार अलग अलग गैमेट्स यहाँ पे बन सकते हैं, कि 2 की पावर 2 4 गैमेट्स नंबर निकालने का फॉर्मूला 2 की पावर 2। तो 2 की पावर 2 होगा, मतलब क्या होगा, मतलब 2 की पावर n है। n इज द नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस। तो हेटेरोजाइगस पेयर के नंबर हैं, तो हेटेरोजाइगस कितने हैं, 1 और 2। ये पूरा एक हेटेरोजाइगस, ये हेटेरोजाइगस, तो 2 हेटेरोजाइगस है, टोटल नंबर ऑफ गैमेट्स 4, 2 की पावर 2 4। ओके, देन कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा, फर्स्ट थर्ड ले लो, जैसा हम लेते ही हैं, फर्स्ट फोर्थ ले लो, सेकंड थर्ड ले लो एंड सेकंड फोर्थ ले लो। ये बन गया हमारा गैमेट्स दोनों तरफ। ठीक है, अब इन गैमेट्स का हम क्या करते हैं, यहाँ पे जब क्रॉस करवाते हैं तो मैं इसको डायरेक्टली क्रॉस करवा देता हूँ, इसको इंटू कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ एक ही है। ठीक है, क्रॉस करवाऊंगा तो ये इसके साथ, ये फिर इसके साथ, यही इसके साथ और यही इसके साथ। सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, तो लॉजिक यहाँ पे रहेगा, ये पहली कंडीशन है, पहली कंडीशन क्या आएगी, कैपिटल बी कैपिटल एल स्मॉल बी स्मॉल एल। आगे दूसरा कॉम्बिनेशन ये वाला। ठीक है, तो ये वाला आ गया तुम्हारा कि कैपिटल बी स्मॉल एल स्मॉल एल। क्लियर। नेक्स्ट वन इज ये और ये, तो ये आ गए दोनों के दोनों, कैपिटल बी स्मॉल एल स्मॉल एल। और चौथा वाला भी सेम आ गया, स्मॉल बी कैपिटल एल, सॉरी यहाँ पे कैपिटल एल है, तो ये स्मॉल एल हो गया। यहाँ पे ये सिंपल से हमारे पास बन गए कैपिटल बी कैपिटल एल स्मॉल एल। एक कॉम्बिनेशन ये है, मतलब एक डोमिनेंट, दोनों डोमिनेंट रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे एल भी डोमिनेंसी शो कर रहा है। तो ये सीधा बन गया ब्लू एंड ये क्या हो जाएगा, लॉन्ग, कॉलन गेंस होंगे लॉन्ग। नेक्स्ट वन इज कैपिटल है स्मॉल है, इसका मतलब ये तो डोमिनेंसी रिप्रेजेंट कर रहा है, बट यहाँ रिसेसिव कैरेक्टर है, मींस हियर इज द रिकॉम्बिनेशन। तो रिकॉम्बिनेशन जो यहाँ पे दिखेगा वो क्या दिखेगा कि कैपिटल बी मतलब ब्लू और स्मॉल एल मतलब यहाँ पे लॉन्ग था, तो यहाँ हो जाएंगे राउंड। क्लियर। नेक्स्ट वन इज स्मॉल बी, तो स्मॉल बी यहाँ पे फिर से रिसेसिव कैरेक्टर चेंज हुआ है, कैरेक्टर चेंज होगा तो स्मॉल बी रिप्रेजेंट करता है रेड कलर को, यहाँ पे रेड कलर। और कैपिटल एल, ये कॉम्बिनेशन दिख रहा है, कैपिटल एल है तो कैपिटल एल, तो कैपिटल एल का कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है फिर से लॉन्ग पोलन ग्रेन्स को, तो पोलन ग्रेन्स लॉन्ग हो गए। अनदर कॉम्बिनेशन ये तो आ गया वही वाला जो ये था, जो कि क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि रेड और राउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये रहे हमारे पास 4 डिफरेंट कैरेक्टर्स। तो अब अगर मैं यहाँ पे देखूं कि हमारे पास कोई भी कैरेक्टर यहाँ पे क्या है, 2 बार नहीं है। ठीक है, अब क्या होगा कि इस केस को जब हम देखते हैं तो इसमें क्या होगा कि फिनोटाइप तो आगे चलो, लेकिन व्हाट आर द ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या थी। तो जब एक्सपेरिमेंट हुआ तो एक्सपेरिमेंट की जो ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी थी वो ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी रहेगी यहाँ पे सेम पैटर्न में मैं ले रहा हूं। पहले वाले की जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी थी वो ज्यादा थी, 44% के आसपास। ठीक है, 44% पहले वाले की। दोनों जो बीच वाले हैं जो कॉम्बिनेशन रिकॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट कर रहे थे, दोनों ही रिकॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो दोनों ही जो कर रहे थे इनकी परसेंटेज था 6 और 6% एंड द
another parent which are involved here in the test cross that also have 44% observed frequency. Clear? Okay. तो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी जब इतनी थी तो एस्टिमेशन क्या हुआ? तो एस्टिमेशन ये रहा कि ऑब्जर्व्ड रेशियो जो रहेगा इसके हिसाब से अगर मैं ऑब्जर्व्ड रेशियो निकालूं तो रेशियो में क्या करता हूं कि सबसे छोटा जो रहता है उससे डिवाइड कर देता हूं। ठीक है, सबसे कम हमारे पास 6 आया तो 6% से मैं क्या करता हूं इसको डिवाइड करता हूं। तो मेरे पास जो ऑब्जर्व्ड रेशियो आएगा इस केस में ऑब्जर्व्ड रेशियो जो रहेगा वो ऑब्जर्व्ड रेशियो हमारे पास रहेगा 6 7 जा 42 पॉइंट वाला हटा देंगे, आगे नहीं लेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 7 रेशियो 7 आ गया, 6 में 1 रेशियो 1 फिर से 7, तो 7 रेशियो 1 रेशियो 1 रेशियो 7 ये हमारे पास ऑब्जर्व रेशियो रहा है। एंड व्हाट आर द एक्सपेक्टेड रेशियो इन द डाइहाइब्रिड क्रॉस। जब हम डाइहाइब्रिड क्रॉस की बात करेंगे तो डाइहाइब्रिड क्रॉस का टेस्ट क्रॉस के रेफरेंस में जो रेशियो रहता है, जो एक्सपेक्टेड रेशियो रहता है दैट इज 1 रेशियो 1 रेशियो 1 रेशियो 1। क्लियर है? ये पॉइंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि मतलब अगर डाइहाइब्रिड क्रॉस है तो डाइहाइब्रिड क्रॉस के केस में जो एक्सपेक्टेड रेशियो रहेगा ये तो आया है, जो रिजल्ट है मेंडल्स का जो रिजल्ट है उसमें जब टेस्ट क्रॉस किया तो टेस्ट क्रॉस कराने के बाद रिजल्ट जो आया है 1 रेशियो 1 रेशियो 1 रेशियो 1 आता है। क्योंकि यहाँ पे कंडीशन है कि ऑब्जर्व्ड रेशियो हमारे पास 7 रेशियो 1 रेशियो 1 रेशियो 7 आया है। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पे है कि जब डिस्टेंटली लोकेटेड होंगे देन क्रॉसिंग ओवर के चांसेस ज्यादा रहते हैं। लेकिन हमने इससे पहले देखा कि जब जीन्स क्लोजली लोकेटेड थे, जब दोनों डोमिनेंट हमने वहां पे लिए थे तो उन्होंने क्या किया, दोनों के दोनों ने एक ही कंडीशन को रिप्रेजेंट किया था। वो कंडीशन इस तरह से थी कि मतलब उन्होंने क्या किया, यहाँ पे इस फ्रीक्वेंसी को 1 रेशियो 1 में ही दिखाया। तो वो तो सही था कि 1 रेशियो 1, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ये क्या हो गया कि 7 रेशियो 1 रेशियो 1 रेशियो 7 यहाँ पे दिखा, क्योंकि डिस्टेंटली लोकेशन यहाँ पे जीन्स की थी। तो कारण यही है। तो इस तरह से ये एक्सपेरिमेंट भी यही रिप्रेजेंट करता है कि जो डिस्टेंटली लोकेशन होती है वो किस तरह से क्या करती है, लिंकेज पे इफेक्ट डालती है। तो अब यहाँ पे स्वीट पी के अगर अदर डिस्कशन जो चल रहा है वो स्वीट पी की बात कर रहे हैं। अब स्वीट पी में अगर मैं पेरेंटल कॉम्बिनेशन की बात करूं तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन 1 और 2 है ज्यादा, ठीक है, और ये कम है। तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन जो टोटल परसेंटेज आया, टोटल परसेंटेज पेरेंटल कॉम्बिनेशन में आया था इनका 87.4%, दैट इज द पेरेंटल कॉम्बिनेशन, एंड 12.6% इज द रिकॉम्बिनेंट कॉम्बिनेशंस। तो ये रिजल्ट रहा, मतलब जो क्या रहेगा यहाँ पे लिंकेज है, इनकम्प्लीट लिंकेज का ये रिजल्ट रहा है कि मतलब पेरेंटल कॉम्बिनेशन अभी भी हायर फ्रीक्वेंसी में, और जो क्या रहेंगे रिकॉम्बिनेंट जो मतलब रहेंगे वो भी क्या है, कम फ्रीक्वेंसी में है। तो जैसे जैसे इनकी डिस्टेंस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ये रिकॉम्बिनेशन जो कॉम्बिनेशन है वो भी बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो ये रहा हमारा जो लिंकेज का कॉन्सेप्ट है। अब लिंकेज के कॉन्सेप्ट में हम आगे जोड़ रहे हैं इसमें कि जो लिंकेज है, लिंकेज वाले पोर्शन में जो लिंकेज ग्रुप्स आते हैं किस तरह से हम लिंकेज ग्रुप को डिवाइड करते हैं। तो डायरेक्टली मैं ये कह सकता हूं कि नंबर ऑफ क्रोमोसोमल पेयर, मतलब एक पेयर एक लिंकेज ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम हल्का सा एक टॉपिक ले रहे हैं जिसको हम कहते हैं लिंकेज ग्रुप। तो लिंकेज ग्रुप जो रहेगा, लिंकेज ग्रुप को हम किस तरह से देखेंगे, लिंकेज ग्रुप। तो लिंकेज ग्रुप का मतलब मैं डायरेक्टली ये कह रहा हूं कि लिंकेज ग्रुप का मतलब हुआ नंबर ऑफ क्रोमोसोमल पेयर। तो जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोमल पेयर्स होंगे किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में, वो हमारा क्या होगा, उस ऑर्गेनिज्म के लिए लिंकेज ग्रुप होगा। तो मतलब जो लिंकेज ग्रुप है, जो साइज है लिंकेज का, वो साइज जो ऑर्गेनिज्म का साइज होगा उस ऑर्गेनिज्म पे साइज पे ही डिपेंड करता है। मींस ऑर्गेनिज्म के क्रोमोसोम के साइज पे ही क्या करता है, वो डिपेंड करता है। इसके अलावा अगर हम बात करें ह्यूमन बीइंग्स की,
तो ह्यूमन बीइंग्स में जो क्रोमोसोम होते हैं वो तो 23 पेयर्स क्रोमोसोम है, मतलब टोटल लिंकेज ग्रुप ह्यूमंस की अगर हम बात करें तो लिंकेज ग्रुप इन ह्यूमंस हो जाएंगे हमारे पास 23। इसी तरह से पी प्लांट में हमने देखा था 14 क्रोमोसोम होते हैं, मतलब लिंकेज ग्रुप कितने हो जाएंगे 7। मेज में हमने देखा है कि कितने होते हैं 20 क्रोमोसोम होते हैं, तो लिंकेज ग्रुप हो जाएंगे 10। तो इस तरह से क्या होता है लिंकेज ग्रुप मतलब होता है पेयर ऑफ मतलब नंबर ऑफ पेयर्ड क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम का जो पेयर है उसके जितने नंबर होंगे, दीज आर द लिंकेज ग्रुप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म व्हिच डिपेंड ऑन द साइज ऑफ क्रोमोसोम। जो कि क्रोमोसोम जो ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट क्रोमोसोम होगा उसी के साइज पे डिपेंड करता है। तो ये है हमारे पास लिंकेज। अब लिंकेज ग्रुप में अगर हम बात करेंगे आगे, तो लिंकेज ग्रुप आगे क्या करता है कि सपोज मैं बात कर रहा हूं कि ह्यूमन बीइंग्स जो है, ह्यूमन बीइंग्स में एक्स क्रोमोसोम, थोड़ा सा इसको अलग ले रहा हूं, एक्स क्रोमोसोम जो होगा ह्यूमन बीइंग्स में, एक्स क्रोमोसोम लगभग क्या करता है 102 जीन्स कैरी करता है। जबकि वाई क्रोमोसोम की अगर मैं बात करूंगा तो वाई क्रोमोसोम क्या करता है यहाँ पे कि जो टोटल 10 जीन्स को यहाँ पे क्या करता है कंसिस्ट करता है। तो वाई जीन में जो रहेंगे यहाँ पे टोटल 10 जीन्स कंसिस्ट करेंगे। इसी तरह से ड्रोसोफिला की अगर मैं बात करूं, क्योंकि ये क्वेश्चन यहाँ पे कई बार आता है कि हाउ मेनी लिंकेज ग्रुप्स इन ड्रोसोफिला, कि बहुत इंपॉर्टेंट है ड्रोसोफिला इस जेनेटिक्स के केस में, सारे एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिए हैं उसने, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रहेगा कि हमारे कहने का मतलब ये है कि लिंकेज ग्रुप ड्रोसोफिला में कितने हैं और किस तरह से वो अरेंज होते हैं। तो ड्रोसोफिला हैव 4 लिंकेज ग्रुप, टोटल जो डिस्टेंस है ये मतलब 4 लिंकेज ग्रुप क्या होता है यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो 4 लिंकेज ग्रुप में जो 3 लिंकेज रहेंगे, मतलब 3 जो यहाँ पे क्रोमोसोम पेयर रहते हैं दे आर लॉन्ग, ठीक है। तो वहां पे क्या रहेगा कि जो मतलब 3 ग्रुप है या 3 उसमें से हम देखेंगे लिंकेज ग्रुप में 3 जो रहेंगे, सॉरी 3 जो रहेंगे वो क्या रहेंगे शॉर्ट, और 1 जो रहता है वो क्या रहता है लॉन्ग रहता है। मतलब अगर इसी में मैं ड्रोसोफिला की बात करूं तो ड्रोसोफिला मेलनोगास्टर में जो लिंकेज ग्रुप होते हैं वो होते हैं 4, जिसमें 3 शॉर्ट और प्लस 1 लॉन्ग यहाँ पे क्या होता है प्रेजेंट होता है। तो ये भी एक बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, इसके अलावा आगे हम चलते हैं तो लिंकेज ग्रुप में हम ये देखते हैं थोड़ा सा कुछ इंफॉर्मेशन जो मतलब इंपॉर्टेंट हो सकती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ठीक है, कभी जनरल नॉलेज के फॉर्म में। तो इंफॉर्मेशन में ये है कि जो एक्स क्रोमोसोम है इसमें 102 जीन्स प्रेजेंट होते हैं, वाई क्रोमोसोम में केवल 10 जीन ही प्रेजेंट होते हैं। मतलब जनरली जितने भी हमारे पास सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस होता है वो इस एक्स क्रोमोसोम की वजह से होता है। ये कॉन्सेप्ट भी आएगा अभी कि सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस क्या है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक्स क्रोमोसोम पे क्या होते हैं ज्यादा से ज्यादा जीन्स कैरी करने की कैपेसिटी होती है, वो ज्यादा से ज्यादा जीन्स को लेके जाता है, ठीक है। वाई क्रोमोसोम पे इतनी कैपेसिटी नहीं है, ठीक है। तो मतलब वाई क्रोमोसोम केवल 10 जीन कंसिस्ट करता है, जबकि ये क्या करता है लगभग 102 जीन्स को क्या कर सकता है कैरी कर सकता है, ठीक है। अब आगे इसमें देखते हैं कि अगर थोड़ा सा जनरल नॉलेज देख लें तो मतलब यहाँ पे सबसे लार्जेस्ट जीन की बात करें तो ह्यूमंस में प्रेजेंट सबसे लार्जेस्ट जीन, तो लार्जेस्ट जीन जो होता है उसको हम कहते हैं यहाँ पे DMD। तो लार्जेस्ट जीन जो यहाँ पे होगा उसको हम कहते हैं डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। ये मतलब होगा डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। तो ये लार्जेस्ट जीन प्रेजेंट होगा ह्यूमन बीइंग्स में। ये जो लार्जेस्ट जीन है ये जीन क्या करता है कि एक प्रोटीन डिस्ट्रोफिन प्रोटीन को क्या करता है कोड करता है, और वो डिस्ट्रोफिन प्रोटीन हमारी बॉडी में जो हमारी मसल्स हैं उन मसल्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, ठीक है। ये मतलब यहाँ पे लार्जेस्ट जीन रहेगा जो जनरली क्या होता है कि एक्स क्रोमोसोम पे ही प्रेजेंट होता है। और जितना हमारा होल जीनोम है, जीनोम वाले टॉपिक को पढ़ेंगे हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, वहां हम थोड़ा सा देखेंगे इसे। तो जितना जीनोम है तो उस जीनोम से क्या करता है, ये नेक्स्ट टॉपिक में अभी मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस, तो उसमें हम देखेंगे कि कितना जीन का यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, कितने बेस पेयर उसमें प्रेजेंट होते हैं, वहां पे हम सारा इसको स्टडी करेंगे जीन्स का। तो इसमें हम देखते हैं कि मतलब अगर जीन्स है तो टोटल जीनोम जितना होगा उसका 0.1% जो है
वो क्या होता है, ये DMD जीन होता है। तो इट इज द लार्जेस्ट जीन इन ह्यूमन बॉडी। ओके, देन व्हाट इज द स्मॉलेस्ट जीन इन ह्यूमन? तो स्मॉलेस्ट जीन की अगर हम बात करेंगे तो स्मॉलेस्ट जीन हमारे पास आता है कि कॉन्सेप्ट रहेगा TDF। TDF का मीन्स हुआ टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर। तो टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर हमारी बॉडी में प्रेजेंट स्मॉलेस्ट जीन है, डिटरमाइनिंग फैक्टर। इस TDF को हम दूसरे फॉर्म में SRY भी कह सकते हैं, मीन्स सेक्स डिटर्मिनेटिंग रीजन Y, SRY। तो सेक्स डिटर्मिनेटर रीजन Y। तो ये जो रहता है, ये वाला जीन Y क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होता है और इसकी जो लोकेशन होती है वो X क्रोमोसोम पे होती है। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? तो ये थोड़ा सा यहाँ पे जनरल नॉलेज है। यहाँ से मतलब ये स्टार्ट हुआ कितने क्रोमोसोम X करता है, कितने Y करता है, और सबसे लार्जेस्ट जीन कौन सा है, सबसे स्मॉलेस्ट जीन कौन सा है ह्यूमन बॉडी का। और इसका जो फंक्शन रहता है कि जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जो मेल डेवलपमेंट है वो मेल एम्ब्रियो डेवलपमेंट के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है, ये जो जीन रहेगा। ओके, अब थोड़ा टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो टॉपिक में हमने ये डिस्कस किया था कि लिंकेज ग्रुप को हम किस तरह से यहाँ पे देखते हैं। तो लिंकेज ग्रुप सिंपली याद रखो कि जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोमल पेयर होंगे दे आर द लिंकेज ग्रुप। सो स्टूडेंट, दिस इज आवर वीडियो ऑन लिंकेज ग्रुप एंड काइंड्स ऑफ लिंकेज। तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इसके अलावा जो भी आपके डाउट्स हो वो हमें कमेंट सेक्शन में या फिर व्हाट्सएप लिंक के थ्रू डायरेक्टली आप टेक्स्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।